इससे बड़े कारखानों की जब भी बात होती है तो दिमाग में क्या तस्वीर आती है? मतलब वही भारी मशीनें, चिमनियों से निकलता हुआ धुआं और बहुत सारा शोर। बिल्कुल। और आग की लपटें भी। शक्ति और उत्पादन को ना हमेशा एक तरह की अफरा तफरी से जोड़कर देखा जाता है। हाँ, ये एक आम धारणा है कि जहां काम हो रहा है वहां शोर तो होगा ही। सही कहा। लेकिन हकीकत ये है कि इस ग्रह का जो सबसे विशाल कारखाना है, सबसे शक्तिशाली और सबसे जरूरी कारखाना, वो बिल्कुल खामोश है। एकदम शांत। हाँ, और ये किसी बड़े औद्योगिक क्षेत्र में नहीं चल रहा है। ये हर तरफ फैली हरियाली और एक छोटे से कोमल पत्ते के भीतर पूरी शांति के साथ चल रहा है। बिना किसी शोर शराबे के। एग्जैक्टली। और आज के इस डीप डाइव में हम जिस स्रोत सामग्री का विश्लेषण कर रहे हैं ना, वो देखने में बहुत ही साधारण है। मतलब विज्ञान के कुछ हस्तलिखित नोट्स हैं हमारे पास। हाँ, बिल्कुल छोटे छोटे पन्ने जिन पर बस कुछ बिंदु और एक एक लाइन के तथ्य लिखे हुए हैं। बिल्कुल शॉर्ट में। और आज का हमारा मिशन भी यही है, ये समझना कि कैसे शॉर्ट में करना केवल शब्दों की बचत नहीं है। बिल्कुल नहीं। इन चंद शॉर्ट लाइनों में ना पूरी पृथ्वी की जीवन प्रणाली का रहस्य समेटा गया है। तो आज इन्हीं छोटे बिंदुओं को डिकोड किया जाएगा। और उस खामोश कारखाने के भीतर जो सबसे जटिल तंत्र चल रहा है, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, उसकी गहराइयों में उतरा जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। इन नोट्स के पहले पन्ने पर ही एक बहुत बुनियादी सवाल है, पौधे हरे क्यों होते हैं? हाँ, और इसका जवाब भी वहीं शॉर्ट में लिखा है, पर्णहरित या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल मतलब इसके बारे में तो बचपन से सुनते आ रहे हैं कि ये वो पिगमेंट है जो पौधों को रंग देता है। सही बात है, लेकिन अगर हम इसे केवल रंग के नजरिए से देख रहे हैं ना, तो हम आधी तस्वीर देख रहे हैं। अच्छा, तो पूरी तस्वीर क्या है? असल में ये हरापन कोई पेंट या बाहरी आवरण नहीं है। ये उस विशाल ऊर्जा कारखाने की मुख्य मशीन है। और असली कहानी तब शुरू होती है जब हम इस मशीन के ढांचे के बिल्कुल अंदर झांकते हैं। ढांचे के अंदर। हाँ, मुझे याद आया, नोट्स में क्लोरोफिल की संरचना को लेकर एक ऐसा फैक्ट लिखा है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। आप उस धातु की बात कर रहे हैं ना? हाँ, उसमें साफ तौर पर बताया गया है कि इस क्लोरोफिल के बिल्कुल केंद्र में मैग्नीशियम नाम की धातु पाई जाती है। मैग्नीशियम। मतलब ये कितना बड़ा विरोधाभास है। जब हम किसी पत्ते को छूते हैं तो वो बहुत नरम होता है, बिल्कुल लचीला और कोमल। हवा चलने पर मुड़ जाता है, पूरी तरह से जैविक महसूस होता है। लेकिन उस बेहद कोमल हिस्से के बिल्कुल बीचों बीच एक ठोस धातु बैठी हुई है, एक सॉलिड मेटल। हाँ, एक पौधे के शरीर में धातु का ये काम मुझे तो किसी कार के इंजन में लगे स्पार्क प्लग की तरह लगता है। लेकिन सवाल यह है कि एक जीवित संरचना के बिल्कुल मूल में एक धातु कर क्या रही है? इसका जवाब ना उस सूक्ष्म ढांचे के भीतर ही छिपा है। देखिए, मैग्नीशियम वहां सिर्फ किसी इत्तेफाक से मौजूद नहीं है। अच्छा। क्लोरोफिल का जो अणु होता है वो आकार में काफी बड़ा होता है। आप उसकी कल्पना एक बहुत बड़े रडार डिश या एंटीना के रूप में कर सकते हैं। ओके, एक एंटीना। हाँ, और उस विशाल एंटीना के बिल्कुल बीचों बीच मैग्नीशियम का वो अकेला परमाणु फंसा होता है। अब मैग्नीशियम के रासायनिक खूबी ये है कि ये अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही ढीले तरीके से पकड़ कर रखता है। तो जब सूरज की रोशनी लगातार इस एंटीना पर गिरती है तो वो ऊर्जा सीधे उस धातु तक पहुंचती है। बिल्कुल। प्रकाश के छोटे छोटे कण, जिन्हें फोटॉन कहते हैं, जब इस मैग्नीशियम परमाणु से टकराते हैं तो उनकी ऊर्जा सीधे उस ढीले इलेक्ट्रॉन में समा जाती है। अरे वाह। और ऊर्जा मिलते ही वो इलेक्ट्रॉन अपनी जगह से उछल जाता है। मतलब पूरी की पूरी पत्ती और वो पूरा हरा ढांचा सिर्फ उस एक धातु के टुकड़े को सही जगह पर टिकाए रखने का काम कर रहा है। एग्जैक्टली। ताकि सूरज की रोशनी उस तक पहुंच सके। ये तो सच में एक स्पार्क प्लग की तरह है जो पहली चिंगारी पैदा कर रहा है। हाँ, ये स्पार्क प्लग वाली तुलना एकदम सटीक बैठती है। इलेक्ट्रॉन के उछलते ही उस कारखाने का इंजन चालू हो जाता है। क्या बात है। और एक और दिलचस्प पहलू बताती हूँ, ये ढांचा कितना विशेष है ये देखिए। अगर उस क्लोरोफिल के अणु से मैग्नीशियम को निकाल लिया जाए, अच्छा, और उसकी जगह लोहे का यानी आयरन का परमाणु रख दिया जाए, तो पता है क्या होगा? क्या मशीन बंद हो जाएगी? ढांचा लगभग वैसा ही बन जाएगा जैसा इंसानी खून में बहने वाला हीमोग्लोबिन होता है। बाप रे, सच में? बिल्कुल।
संरचना एक जैसी ही है, लेकिन केंद्र में मौजूद धातु ये तय कर रही है कि वो ढांचा प्रकाश को पकड़कर ऊर्जा बनाएगा या फिर शरीर में ऑक्सीजन ढोएगा। मतलब सिर्फ एक मेटल के बदलने से पूरा काम बदल गया। तो वो मैग्नीशियम की जो ढीली पकड़ है वही जीवन का आधार है? एकदम सही। ये वाकई हैरान करने वाला है कि एक नरम पत्ते के अंदर धातु का इतना सटीक इंजीनियरिंग का काम चल रहा है। तो अब जब स्पार्कप्लग ने काम कर दिया है और इलेक्ट्रॉन ने छलांग लगा दी है, इंजन चालू हो गया। हाँ, तो इस मशीन को कुछ उत्पादन भी करना होगा और हमारी स्रोत सामग्री का जो अगला हिस्सा है वो उसी उत्पादन की बात करता है, जो इस पूरे ग्रह के लिए सबसे जरूरी है। बिल्कुल, ऑक्सीजन। और यहीं पे एक बहुत बड़ी भ्रांति टूटती है इन नोट से। हाँ, वो आम धारणा वाली बात। राइट। अक्सर लोग सोचते हैं कि पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड को खींचते हैं, अपने अंदर कोई फिल्टर चलाते हैं और उसी गैस को साफ करके ऑक्सीजन के रूप में बाहर फेंक देते हैं। हाँ, जैसे वो सिर्फ हवा को शुद्ध करने वाली मशीनें हों। लेकिन इन हस्तलिखित नोट्स में ना बहुत ही स्पष्ट रूप से एक लाइन लिखी है। क्या लिखा है? इसमें लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो ऑक्सीजन मुक्त होती है वो जल के माध्यम से आती है, मतलब वाटर से। ये एक ऐसा बिंदु है जो प्रकाश संश्लेषण की पूरी समझ को ही बदल देता है। बिल्कुल। ऑक्सीजन हवा से आ ही नहीं रही है, वो तो जमीन के नीचे से खींचे गए पानी से आ रही है। लेकिन पानी से कैसे? मतलब इंजन चालू होने के बाद ऐसा क्या होता है? देखिए, जब मैग्नीशियम के उस परमाणु ने सूरज की रोशनी पाकर अपना इलेक्ट्रॉन खो दिया ना, हाँ, तो वो परमाणु बहुत ही अस्थिर हो जाता है। अच्छा, अनस्टेबल हो जाता है। हाँ, विज्ञान की भाषा में कहें तो वो एक बेहद शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाता है। उसे अपना खोया हुआ इलेक्ट्रॉन वापस चाहिए होता है, किसी भी कीमत पर। किसी भी कीमत पर। वो इलेक्ट्रॉन की तलाश में इतना उतावला होता है कि वो पौधे के भीतर मौजूद पानी के अणु पर यानी H2O पर सीधा हमला कर देता है। एक मिनट, पानी के अणु पर? लेकिन पानी का अणु तो बहुत स्टेबल होता है ना, उसे तोड़ने के लिए तो भारी ऊर्जा चाहिए। बिल्कुल चाहिए। तो क्या वो छोटा सा मैग्नीशियम परमाणु सचमुच पानी को फाड़ देता है? हाँ, और इसे ही फोटोलिसिस कहा जाता है। वो इलेक्ट्रॉन को इतनी जोर से खींचता है कि पानी का अणु सचमुच बीच से टूट जाता है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एकदम अलग हो जाते हैं। अब जो हाइड्रोजन है उसका इस्तेमाल पौधा आगे चलकर शक्कर या ग्लूकोज बनाने में कर लेता है, खाने के लिए। राइट। लेकिन जो ऑक्सीजन बच जाती है वो उस समय पौधे के लिए किसी काम की नहीं होती। मतलब ऑक्सीजन उसके लिए वो इस पूरी प्रक्रिया का बचा हुआ कचरा है, एक वेस्ट प्रोडक्ट है। हाँ, पौधे उस बची हुई ऑक्सीजन को फालतू समझकर हवा में बाहर छोड़ देते हैं। ये सोचना ही दिमाग को झकझोर देता है। जिसे हम जीवन की सांस मानते हैं, जिसके बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वो असल में किसी और कारखाने का कचरा है। बिल्कुल, प्रकृति का कमाल देखिए। और ये भी तो है कि ये कोई शांत काम नहीं है। मतलब बाहर से शांत दिखता है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर देखें तो हर एक पत्ती के अंदर पानी के अणुओं को लगातार बड़ी बेरहमी से तोड़ा जा रहा है। एक जंग चल रही है अंदर। हाँ, तो जमीन से जो पानी खींचा जा रहा है वो सिर्फ पौधे की प्यास नहीं बुझा रहा है, वो तो कच्चा माल है जिसे तोड़ा जाना है। मतलब हर सांस जो हम लेते हैं वो ऑक्सीजन कभी पानी की एक बूंद के भीतर कैद थी। एग्जैक्टली, पानी ही सांसों का असली स्रोत है। क्या बात है। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा, पानी को तोड़ने के लिए अथाह ऊर्जा चाहिए, और वो ऊर्जा कहीं से तो आनी चाहिए ना। हाँ, वो सीधे सूरज से आ रही है। बिल्कुल। और हमारी स्रोत सामग्री में इस ऊर्जा के गणित को भी बहुत ही शॉर्ट में कुछ आंकड़ों के जरिए समझाया गया है। हाँ, मैंने भी वो नोट्स में देखा। प्रकाश को लेकर जो तथ्य दिए गए हैं वो बहुत ही स्पेसिफिक हैं। उसमें लिखा है कि पौधे कुल प्रकाश का इस्तेमाल नहीं करते। सारे प्रकाश का नहीं करते। हाँ, वे केवल एक विशिष्ट तरंग दैर्ध्य यानी वेवलेंथ को अवशोषित करते हैं। और वहाँ सटीक आंकड़े भी हैं, 400 से 700 नैनोमीटर, जिसे 4000 से 7000 एंगस्ट्रॉम भी लिखा गया है। तो नोट्स इसे दृश्य प्रकाश या श्वेत प्रकाश यानी व्हाइट लाइट कहते हैं। तो ये जो आंकड़ा है ना 400 से 700 नैनोमीटर का, ये प्रकृति की एक बहुत ही बारीकी से सेट की गई सीमा है। कैसे? देखिए, सूरज लगातार अंतरिक्ष में ऊर्जा फेंक रहा है। उसमें एक्स-रे, गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें और इंफ्रारेड जैसी अनगिनत तरह की तरंगे शामिल हैं। पूरा स्पेक्ट्रम है। हाँ, लेकिन पौधे बहुत ही चुनिंदा रूप से इस ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वो सूरज की पूरी ताकत को अपने अंदर नहीं लेते। इसे समझने के लिए मैं एक उदाहरण सोच रहा हूँ। जैसे पुराने जमाने के जो रेडियो होते थे, जिनमें एक फ्रीक्वेंसी डायल हुआ करता था। हाँ, वो गोल वाला डायल। बिल्कुल।
अब हवा में तो हजारों रेडियो स्टेशनों की तरंगें लगातार मौजूद रहती हैं, लेकिन अगर आपको कोई कार्यक्रम सुनना है तो उस सुई को बिल्कुल सटीक नंबर पे ट्यून करना पड़ता है। एग्जैक्टली। तो सूरज भी ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ब्रॉडकास्टर है, हर तरह का सिग्नल भेज रहा है, लेकिन पौधे का जो रेडियो है वो सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर की फ्रीक्वेंसी पर ही सेट है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसके आगे या पीछे की तरंगें इस कारखाने को चालू ही नहीं कर सकती। लेकिन सवाल यह है कि इसी खास फ्रीक्वेंसी में ऐसा क्या है? इसके पीछे का विज्ञान पूरी तरह से ऊर्जा के संतुलन पर टिका है। इसे हम एक तरह का गोल्डीलॉक्स जोन कह सकते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन मतलब ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम। एग्जैक्टली। देखिए 400 नैनोमीटर से नीचे की जो तरंगें होती हैं, जैसे कि अल्ट्रावायलेट किरणें, वो बहुत ज्यादा ताकतवर होती हैं। अगर पौधे उन्हें अवशोषित करने लगे तो उनमें इतनी ऊर्जा होती है कि वो क्लोरोफिल के पूरे अणु को ही जलाकर राख कर देंगी। मतलब मशीन ही जल जाएगी? हाँ, पूरा जैविक ढांचा नष्ट हो जाएगा। और दूसरी तरफ 700 नैनोमीटर से ऊपर की तरंगें देखिए, जैसे इंफ्रारेड, वो कमजोर होती? बहुत कमजोर होती हैं। उनमें इतनी ताकत ही नहीं होती कि वो मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को उसकी जगह से हिला भी सके। समझ गया। तो 400 और 700 के बीच का हिस्सा वो एकदम सटीक ऊर्जा स्तर है, जो न तो मशीन को तोड़ता है और न ही कम पड़ता है। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि यही 400 से 700 नैनोमीटर का हिस्सा वो रोशनी है जिसे इंसानी आंखें देख सकती हैं। बिल्कुल, इसी को हम दृश्य प्रकाश कहते हैं। जो रोशनी दुनिया को हमारे देखने लायक बनाती है, ठीक वही रोशनी दुनिया को जिंदा रखने का ईंधन भी है। मतलब प्रकृति ने दोनों चीजों के लिए एक ही बैंडविड्थ को चुना है। हाँ, ये पूरी कहानी यही खत्म नहीं होती। जब इस श्वेत प्रकाश को और बारीकी से देखा जाता है ना, तो इसके भीतर इंद्रधनुष के 7 रंग छिपे होते हैं, बैंगनी से लेकर लाल तक। और नोट्स का जो अगला बिंदु है वो सच में इस डीप डाइव का सबसे शानदार और विरोधाभासी हिस्सा है। बिल्कुल, रंगों को लेकर जो हस्तलिखित नोट्स के आंकड़े हैं वो एकदम साफ हैं। वो बताते हैं कि पौधे इस श्वेत प्रकाश के सभी रंगों का एक समान उपयोग नहीं करते। हाँ, नोट्स में साफ लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे ज्यादा श्वेत प्रकाश में होती है। लेकिन जब अलग अलग रंगों की बात आती है तो ये दर लाल नीले प्रकाश में और विशेष रूप से लाल रंग के प्रकाश में सबसे अधिक होती है। बिल्कुल। लेकिन इसके ठीक नीचे की लाइन एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा करती है। उसमें लिखा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर न्यूनतम यानी सबसे कम हरे रंग के प्रकाश में होती है। हाँ, और यही सबसे दिलचस्प बात है। अगर हम भौतिकी के सामान्य नियमों को देखें तो हमें पता है कि कोई भी चीज हमें उस रंग की दिखाई देती है जिस रंग को वो सोखती नहीं है। एग्जैक्टली, जिस रंग को वो वापस बाहर फेंक देती है, यानी परावर्तित कर देती है। तो दुनिया भर के पौधे हरे रंग के होते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि वो हरे प्रकाश को अपने अंदर जाने से रोक रहे हैं। और वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? इसका जवाब क्वांटम स्तर पर छिपा है। अच्छा। देखिए, जब श्वेत प्रकाश पत्ती पर पड़ता है तो क्लोरोफिल का वो ढांचा लाल और नीले रंग के फोटॉन्स को एक स्पंज की तरह सोख लेता है। लाल रंग के फोटॉन की ऊर्जा बिल्कुल सटीक बैठती है उस इलेक्ट्रॉन को उसकी पहली छलांग लगाने के लिए। मतलब लाल रंग परफेक्ट ईंधन है। हाँ, वो ऊर्जा के मामले में एकदम सही ईंधन है। और नीला रंग उसे थोड़ा और ऊपर उछाल सकता है। ठीक है, लेकिन हरा रंग? हरे रंग के फोटॉन की ऊर्जा इतनी अजीब होती है कि वो क्लोरोफिल की आणविक सीढ़ी के किसी भी डंडे पर फिट नहीं बैठती। ओहो, मतलब वो ऊर्जा का एक ऐसा पैकेट है जिसे मशीन प्रोसेस ही नहीं कर सकती। बिल्कुल नहीं कर सकती। इसलिए पौधे उस हरे प्रकाश को पूरी तरह से रिजेक्ट कर देते हैं, उसे वापस बाहर फेंक देते हैं। अरे वाह। और जब वो रिजेक्ट किया हुआ हरा प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचता है तो हमें पूरी दुनिया हरियाली से भरी हुई दिखाई देती है। ये तो सच में एक बहुत बड़ा आहा मोमेंट है ना? मतलब जिस रंग को पूरी दुनिया प्रकृति, जीवन और विकास का प्रतीक मानती है, जिस हरे रंग को देखकर एक सुकून मिलता है, वो असल में रिजेक्ट किया हुआ है। वो रंग असल में इस पूरी प्रक्रिया का रिजेक्ट किया हुआ कचरा है। पौधे लाल रंग के दीवाने हैं, उनका पूरा इंजन लाल प्रकाश के ईंधन पर दौड़ता है। बिल्कुल। लेकिन वो लाल रंग को अपने अंदर छिपा लेते हैं और बाहर सिर्फ वही दिखाते हैं जो उन्हें नहीं चाहिए। शॉर्ट में करना की कला का ये क्या अद्भुत उदाहरण है। एकदम सही। न्यूनतम दर हरे प्रकाश में इस एक छोटी सी लाइन के पीछे क्वांटम भौतिकी का इतना बड़ा रहस्य छिपा था। और ये साबित करता है कि प्रकृति में कोई भी चीज बिना ठोस वैज्ञानिक कारण के काम नहीं करती। सही बात है। वो लाल रंग जिसे पत्तियां लालची होकर सोख लेती हैं और उसी की बदौलत पानी टूट रहा है, ऑक्सीजन बन रही है और ये पृथ्वी सांस ले रही है।
अब जब बात पूरी पृथ्वी की सांसों तक आई गई है ना, तो स्रोत सामग्री के अंतिम हिस्से पर गौर करना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, जो कि पृथ्वी के असली फेफड़ों के बारे में है। बिल्कुल। मतलब इस पूरे सूक्ष्म कारखाने को समझने के बाद दिमाग में जो तस्वीर बनती है वो विशाल जंगलों की होती है। अमेज़न के घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पेड़, मीलों तक फैली हरियाली। अगर किसी से पूछा जाए कि पृथ्वी के असली फेफड़े कौन हैं, तो आमतौर पर उंगली सीधे जंगलों की तरफ ही उठती है। और ये एक बहुत ही स्वाभाविक सोच है। जो चीज हमारी आंखों के सामने होती है, जो विशाल और भव्य होती है, उसी को सबसे महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। हाँ, विशाल पेड़ साफ दिखाई देते हैं तो लगता है कि सारा उत्पादन वहीं हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन वो जो हमारे हस्तलिखित नोट्स हैं, वो इस धारणा को पूरी तरह से पलट देते हैं। उसमें एक सीधा और बहुत ही स्पष्ट सवाल है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा होता है? और उसका उत्तर कोई जंगल नहीं है। नहीं है। उसका उत्तर है शैवाल, यानी एल्गी। नोट्स की अगली ही लाइन ये पुष्टि करती है कि पृथ्वी को सबसे अधिक ऑक्सीजन इन्हीं शैवालों के माध्यम से मिलती है। हाँ, शैवाल मुख्य रूप से पानी में पाए जाते हैं, महासागरों में, झीलों में, नदियों की सतह पर तैरते हुए। इनमें से बहुत से तो इतने सूक्ष्म होते हैं जिन्हें बिना माइक्रोस्कोप के देखा भी नहीं जा सकता। फाइटोप्लैंक्टन इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यानी पृथ्वी को चलाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री जमीन पर है ही नहीं। बिल्कुल नहीं, वो तो पानी में तैर रही है। जिन विशाल पेड़ों को दुनिया के फेफड़े माना जाता है, वो तो इस काम का केवल एक हिस्सा भर हैं। पृथ्वी के असली फेफड़े वे बिना आकार वाले सूक्ष्म जीव हैं जो महासागरों में अनगिनत संख्या में मौजूद हैं। सही कहा। लेकिन ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर शैवाल जंगलों से इतने ज्यादा आगे कैसे निकल गए। इसके पीछे दक्षता यानी एफिशिएंसी का विज्ञान है। वो कैसे? एक बहुत बड़े पेड़ के बारे में सोचिए। वो पेड़ अपनी कुल ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने तने को बनाने में, लकड़ियों को मजबूत करने में और जड़ों को जमीन की गहराइयों तक धकेलने में खर्च कर देता है। बिल्कुल। और ये सारी चीजें प्रकाश संश्लेषण तो नहीं करती ना। पेड़ का 90% हिस्सा केवल उस 10% हिस्से को यानी पत्तियों को सहारा देने के लिए बना है। ओह, समझ गया। मतलब बहुत सारी ऊर्जा सिर्फ स्ट्रक्चर बनाए रखने में चली जाती है। एग्जैक्टली। लेकिन पानी में तैरने वाले शैवाल के साथ ऐसा नहीं है। अच्छा। उन्हें न तो कोई भारी तना बनाना है, न ही जड़ें विकसित करनी है। पानी उन्हें प्राकृतिक रूप से सहारा देता है। तो उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है। हाँ, शैवाल का हर एक सेल, हर एक कोशिका पूरी तरह से एक प्रकाश संश्लेषण मशीन है। वे शुद्ध और 100% कारखाने हैं। क्या बात है। वे बस पानी की सतह पर तैरते हैं, सूरज की रोशनी को सोखते हैं और बिना किसी ऊर्जा की बर्बादी के सीधे ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। और पृथ्वी की सतह का 70% से ज्यादा हिस्सा पानी ही है। यानी ये सूक्ष्म कारखाने एक विशाल क्षेत्रफल में फैले हुए हैं। बिल्कुल। ये दृश्य तो पूरी तरह से नजरिया ही बदल देता है। एक अदृश्य सेना है जो हर पल उस 400 से 700 नैनोमीटर वाली सफेद और लाल रोशनी को पकड़ रही है, मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन को उछाल रही है, पानी के अणुओं को फाड़ रही है और पूरे ग्रह को ऑक्सीजन से भर रही है। एकदम सही सारांश निकाला आपने। आज की इस डीप डाइव का सफर वाकई ज्ञान को समेटने का एक बेहतरीन उदाहरण रहा है। कैसे कुछ बेहद शॉर्ट हस्तलिखित पॉइंट से शुरू होकर एक पूरी जीवन प्रणाली के काम करने के तरीके को हमने समझा। हाँ, कैसे उस कोमल हरे पत्ते के बीचों बीच मैग्नीशियम का इंजन धलक रहा है। बिल्कुल। कैसे पानी सिर्फ पौधे की प्यास नहीं बुझाता, बल्कि टूटकर हवा में घुलने वाली सांस बनता है। कैसे सूरज के उस अनंत स्पेक्ट्रम में से केवल 400 से 700 नैनोमीटर की रोशनी ही गोल्डीलॉक्स जोन का काम करती है। और कैसे हरा रंग केवल एक रिजेक्ट किया हुआ कचरा है, जबकि लाल रंग इस कारखाने का असली ईंधन है। और अंत में कैसे जमीन पर खड़े विशाल पेड़ों के बजाय गहरे पानी में तैरते सूक्ष्म शैवाल इस पृथ्वी के असली फेफड़े हैं। तो इन छोटे छोटे तथ्यों ने ये दिखा दिया है कि विज्ञान के सबसे बड़े रहस्य कितनी सादगी से प्रकृति में बिखरे हुए हैं। हाँ, एक सूक्ष्म धातु का परमाणु, प्रकाश के एक खास तरंगदैर्घ्य और एक साधारण पानी का अणु मिलकर इस पूरी व्यवस्था को चलाते हैं। इस पूरी व्यवस्था को देखने के बाद इस चर्चा को खत्म करने से पहले मेरे दिमाग में एक बहुत ही गहरा सवाल उठ रहा है। कैसा सवाल? जो जानकारी आज सामने आई है ना, उसके आधार पर अगर हम देखें, पृथ्वी को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन उन शैवालों से मिलती है जो महासागरों में रहते हैं। बिल्कुल।
और वे शैवाल अपना खाना बनाने, पानी को तोड़ने और ऑक्सीजन पैदा करने के लिए सूर्य की केवल एक बहुत ही खास रोशनी यानी 400 से 700 नैनोमीटर के दृश्य प्रकाश पर निर्भर हैं, हाँ। उसी बैंडविड्थ पर। तो अगर कोई इसके बारे में सोचे कि अगर महासागरों में होने वाले भारी प्रदूषण की वजह से रसायनों, माइक्रोप्लास्टिक या तेल के रिसाव के कारण समुद्र के पानी का रंग या उसका भाड़ापन इतना बदल जाए कि सूरज की वो खास लाल और सफेद रोशनी पानी के अंदर उन शैवालों तक पहुंचना ही बंद कर दे, तो क्या होगा? ये तो सच में डराने वाला ख्याल है ना? अगर उस प्राकृतिक रेडियो का सिग्नल प्रदूषण की वजह से कट जाए और वे अरबों सूक्ष्म फेफड़े पानी को तोड़ना बंद कर दें, तो हमारी हर एक सांस के भविष्य का क्या होगा? ये सोचने वाली बात है कि उस खामोश कारखाने को चलने देने के लिए वो साफ रोशनी और साफ पानी कितना जरूरी है। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जो एक छोटे से पत्ते और शैवाल के विज्ञान को सीधे हमारे आने वाले कल से जोड़ देता है। तो आज की इस डीप डाइव में